प्रीवियस ईयर से पूर्व की कोई विदेशी आय, चाहे उस पर टैक्स लगा हो अथवा नहीं लगा हो, गत वर्ष या प्रीवियस ईयर में भारत में लाई जाती है तो उसे जो प्रीवियस ईयर की इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस आय का गत वर्ष से कोई संबंध नहीं है। ओके, अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, भारत में प्राप्त की गई आय। भारत में प्राप्त की गई आय पर सभी करदाताओं को कर चुकाना पड़ता है, भले ही वह आय भारत में उपार्जित की गई हो अथवा भारत के बाहर उपार्जित की गई हो। भारत की प्राप्त की गई आय के संबंध में निम्न बातें उल्लेखित है, जिसमें पहला है प्राप्ति से अभिप्राय आय की प्रथम बार प्राप्ति से होता है। रिसिप्ट ऑफ इनकम मीन्स इट्स रिसिप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। आय का प्रथम बार प्राप्ति ही प्राप्त होने का वर्ष और स्थान निर्धारित करता है। यदि कोई करदाता अपनी कोई आय एक देश में प्राप्त कर लेता है फिर उसे दूसरे देश में ले जाता है तो यह आय पहले देश में ही प्राप्त होगी, दूसरे देश में नहीं। दूसरे देश में तो आय का हस्तांतरण होगा, ट्रांसफर। सेकेंड, कंस्ट्रक्टिव रिसिप्ट इज इक्वल टू एक्चुअल रिसिप्ट। रचनात्मक प्राप्ति वास्तविक प्राप्ति के समान है, अर्थात आय करदाता को स्वयं को अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्तियों को प्राप्त हो सकती है, तो आय स्वयं द्वारा या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को प्राप्त हो सकती है। करदाता की ओर से उसके बैंक अथवा अन्य प्रतिनिधि द्वारा प्राप्त करदाता द्वारा प्राप्ति के समान मानी जाएगी। थर्ड, इनकम may be received in cash or in kind or things which are equivalent to money। आय मुद्रा में प्राप्त की जा सकती है अथवा अन्य मुद्रा तुल्य पदार्थों या वस्तुओं में प्राप्त की जा सकती है। एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज आल्सो इक्वल टू एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ मनी। खातों में समायोजन करना भी मुद्रा का वास्तविक प्राप्ति के समान है, यद्यपि इसमें वास्तविक मुद्रा का आदान प्रदान नहीं होता है। उदाहरण के लिए एक अंशधारी द्वारा माल खरीदने के संबंध में कंपनी का ऋणी है, कुछ समय बाद कंपनी ने अंशों पर लाभांश घोषित किया। इस अंशधारी से कंपनी ने यह समझौता किया है कि उसके भाग का लाभांश को उसके ऋण चुकाने के लिए उपयोग कर लिया जाए। अंशधारी अथवा कंपनी दोनों की पुस्तकों में समायोजन कर लिया जाएगा। यद्यपि यहाँ वास्तव में मुद्रा का लेन देन नहीं किया गया है तो भी यह निश्चित है कि अंशधारी को लाभांश की प्राप्ति हुई है और कंपनी को अंशधारी से उधार बेचे गए माल का मूल्य प्राप्त हुआ है। If the both parties have agreed that payment will be made by check, then the place of posting the check will be the place of receipt। यदि दोनों पक्षों ने यह तय किया है कि भुगतान चेक द्वारा किया जाएगा तब प्राप्ति उस स्थान पर होगा जहां के डाक खाने से चेक भेजा जाता है। जहां चेक पोस्ट किया गया है उस स्थान को प्राप्ति का स्थान माना जाएगा। अब अपन देखते हैं इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड, प्राप्ति की हुई मानी जाने वाली आय। कुछ आय ऐसी होती है जो करदाता को वास्तव में प्राप्त नहीं होती है, परंतु आयकर अधिनियम की विभिन्न व्यवस्थाओं के अंतर्गत उसको प्राप्त हुआ मान लिया जाता है। इस प्रकार की आयों का उल्लेख आयकर अधिनियम की धारा 7 में किया गया है और वो निम्नलिखित है। इसमें फर्स्ट है सम पोर्शन ऑफ एनुअल एक्रिएशन, वार्षिक वृद्धि का कुछ भाग। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में भाग लेने वाले कर्मचारी के खाते में गत वर्ष में जमा की गई वार्षिक वृद्धि का निम्न भाग टैक्सेबल होगा, जिसको इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, इसमें नियोक्ता का अंशदान, जो नियोक्ता होता है, इस फंड में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन के 12% से अधिक दिया गया अंशदान। 12% जो वेतन है उसका 12% से अधिक कोई अंशदान अगर नियोक्ता द्वारा प्रोविडेंट फंड में किया गया है 12% से अधिक, तो उसे इंक्लूड करेंगे टोटल इनकम में। सेकंड इसमें है एकत्रित शेष पर खाते में जमा ब्याज, जो भी उसका खाते में बैलेंस है उस पर इंटरेस्ट।
कर्मचारी के फंड में एकत्रित शेष पर जमा किया गया ब्याज जितना वह एकत्रित राशि पर 9.5% से अधिक है। तो 9.5% से अधिक जो भी ब्याज है उसको इंक्लूड करेंगे टोटल इनकम में, उसको इनकम मान लिया जाएगा। इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड में सेकंड जो पॉइंट है वो है सम पोर्शन ऑफ ट्रांसफर्ड बैलेंस, हस्तांतरित शेष का कुछ भाग। अप्रमाणित या अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को रिकॉग्नाइज्ड या प्रमाणित बनाए जाने पर उसमें हस्तांतरित शेष का कुछ भाग इनकम कहलाएगा। थर्ड है कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर to the account of an employee under the pension scheme referred to in section 80 CCD। केंद्रीय सरकार अथवा अन्य किसी नियोक्ता द्वारा 80 CCD में वर्णित वार्षिक पेंशन योजना के अंतर्गत किसी कर्मचारी के खाते में गत वर्ष में किया गया अंशदान। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट द्वारा या एम्प्लॉयर द्वारा प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉयर के खाते में जो भी पेंशन स्कीम का जो खाता है उसमें जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर द्वारा किया जाता है वो कंट्रीब्यूशन टोटल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स उसे भी इनकम माना जाएगा। उद्गम स्थान पर कर की कटौती और डीम्ड प्रॉफिट अंडर सेक्शन 41 धारा 41 के तहत माने गया लाभ डीम्ड प्रॉफिट उसको भी इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा आयकर अधिनियम की धारा 68, 69, 69A, 69B, 69C और 69D में वर्णित अस्पष्ट खर्चे और विनियोगों को भी टोटल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, उसको इनकम डीम्ड या इनकम माना जाएगा। इन सभी इनकम को जो करदाता है उसकी कुल आय में सम्मिलित किया जाएगा।